फ्रेंड्स, कैसे हैं? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने द्विवेदी युग कब से आरंभ हुआ था और उसके कवि कौन कौन से थे, द्विवेदी युग की प्रवृत्ति और विशेषता क्या रही, इसे हम लोग देख चुके हैं। तो यदि आपने फर्स्ट क्लास इसका नहीं देखा है तो जरूर देख लीजिएगा। यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि द्विवेदी युग के प्रमुख कवि कौन कौन से थे और उनकी रचनाएं कौन कौन सी थी। तो आप क्लास में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए हम देखते हैं द्विवेदी युग के। ये क्लास जो है फ्रेंड्स, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, सेकेंड ग्रेड और यूजीसी नेट और बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। जो भी बच्चे इसकी तैयारी कर रहे हैं उन्हें शेयर कर लीजिए वीडियो करें। तो हम देखेंगे यहाँ द्विवेदी युग के कवि, उनकी रचनाएं और उनके उपनामों के साथ किस तरह से याद रखेंगे। तो सबसे पहले कवि जिनके नाम पर द्विवेदी युग का नाम फ्रेंड्स द्विवेदी युग पड़ा, वो थे महावीर प्रसाद द्विवेदी। इनका परिचय ये रहेगा कि द्विवेदी युग के प्रवर्तक जिन्होंने 1903 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका का संपादन संभाला। इनकी प्रमुख रचनाएं जो थी फ्रेंड्स थी काव्य मंजूषा, सुमन, कान्य कुज, अबला विलाप और कविता क्लब। द्विवेदी काव्य संकलन, द्विवेदी काव्य संकलन इनकी कुछ अनुदित रचनाएं हैं, जिसमें प्रमुख है फ्रेंड्स विनय और बिहार, कुमार संभव सार। इनकी गद्य रचनाएं जो थी वो है फ्रेंड्स कालिदास की निरंकुशता और हिंदी नवरत्न। इसमें मिश्र बंधुओं के उत्तर में, मिश्र बंधु ने हिंदी नवरत्न लिखा था, उसी के उत्तर में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी हिंदी नवरत्न नामक पुस्तक की रचना की है। दूसरे द्विवेदी युग के प्रमुख कवि थे वो थे मैथिली शरण गुप्त, जिन्हें राष्ट्र कवि की संज्ञा दी जाती है। यह उपाधि यानी राष्ट्र कवि की उपाधि जो थी मैथिली शरण गुप्त को महात्मा गांधी ने दिया था। किसने दिया था? गांधी जी ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इन्हें सामंजस्यवादी कवि कहा। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मैथिली शरण गुप्त को सामंजस्यवादी कवि किसने कहा, तो हमारा आंसर होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। इनकी प्रमुख रचनाएं जो थी फ्रेंड्स रंग में भंग, जिसकी रचना 1909 ईस्वी में हुई थी। यह इनकी प्रथम प्रकाशित रचना थी। दूसरा था जयद्रथ वध, जो 1910 ईस्वी में रचा गया। यह एक प्रसिद्ध खंड काव्य है। और तीसरा हलचल मचा देने वाली रचना जो थी फ्रेंड्स वो थी भारत भारती, जिसकी रचना जो थी फ्रेंड्स 1912 ईस्वी में हुई थी। इसके प्रकाशन से गुप्त जी को राष्ट्रीय कवि की ख्याति प्राप्त हुई, राष्ट्रीय कवि की ख्याति प्राप्त हुई। यानी इसके 3 खंड है, अतीत, वर्तमान और भविष्य। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि भारत भारती में कितने खंड हैं, तो 3 खंड है फ्रेंड। एक है अतीत, दूसरा वर्तमान और तीसरा है भविष्य। किसान इनकी कृषक जीवन की मार्मिक चित्रण करने वाली रचना है। पंचवटी की जो किसान की रचना 1917 में हुई थी, वहीं पंचवटी की रचना 1925 में हुई है। पंचवटी की पृष्ठभूमि पर आधारित खंड काव्य है। पंचवटी जो है, पंचवटी जहाँ पे जा करके राजा श्री राम रुके थे, उसी की पृष्ठभूमि पर आधारित ये ग्रंथ है। यह एक खंड काव्य कह सकते हैं, यानी रामायण के एक खंड को उठा करके यहाँ पे वर्णित किया गया है, इसीलिए यह क्या है, एक खंड काव्य। साकेत, साकेत जो है फ्रेंड, इसकी रचना 1931 ईस्वी में हुई। इसके टोटल 12 सर्ग हैं, यानी 12 समय है। यह एक प्रसिद्ध गुप्त जी का क्या है, महाकाव्य है। यह जो है एक प्रसिद्ध महाकाव्य है, जिसमें उर्मिला के विरह का वर्णन शुक्ल जी ने बहुत ही सूक्ष्मता से किया है। इसके 9वां सर्ग विशेष रूप से किसके लिए प्रसिद्ध है? उर्मिला के लिए, उर्मिला की विरह वेदना के लिए। के बाद इनकी रचना है यशोधरा, जिसकी रचना 1932 ईस्वी में हुई थी। ये गौतम बुद्ध के गृह त्याग पर आधारित है। सखी वे मुझसे कहकर जाते,
इसमें प्रसिद्ध पंक्ति है। मुझे उनके यशोधरा जो है अपनी सखी से कहती है, जब गौतम बुद्ध घर छोड़ करके अपने गृह का त्याग यानी यशोधरा और उनके बेटे राहुल को सोता हुआ छोड़ करके चले गए हैं, तब जो यशोधरा है वो कहती है, सखी वो गए, मुझे कोई दुख नहीं है, उनके जाने का मुझे कोई हो सकता वो कहते तो मैं भी उनके साथ चलती और उनके जाने में यदि कुछ कमी रह गई थी तो उसे मैं पूरा करती, लेकिन मुझे दुख किस बात का है, तो दुख सिर्फ इस बात का है कि वो मुझे बिना बताए गए हैं। सखी वे मुझसे कहकर जाते। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, किसी को इतने आसानी से ज्ञान की प्राप्ति नहीं है, उसका विरह, उसका दुख उसके परिवार को झेलना पड़ा है। ये हम पौराणिक ग्रंथों से, इतिहासों से देख सकते हैं। जब भी जिसका भी नाम अजर अमर है, उसका दुख उसके पूरी फैमिली ने भुगता है। जैसे यशोधरा, महात्मा बुद्ध ऐसे महात्मा बुद्ध नहीं बने, उन्होंने पूरे दुख जो है उसका पूरा दुख उनकी फैमिली ने उठाया, उनके बच्चे ने, उनकी बीवी ने, तब वो जाकर के महात्मा बुद्ध कहलाए। द्वापर उनकी रचना है 1936 में लिखी गई थी। सिद्धराज है जिसकी रचना 1936 में ही हुई थी। जयबद्ध 1942 में, विष्णु प्रिया 1957। फ्रेंड्स इसका शॉर्ट्स में डालूंगी शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से, फिर इस रचनाओं को आप याद कर लीजिएगा। और गुरुकुल भी है उनकी रचना। नेक्स्ट कवि थे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। फ्रेंड्स इसका नाम भी बहुत बार पूछ लेता है कि हरिऔध जी का पूरा नाम क्या है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, इनका परिचय है, इन्हें कवि सम्राट कहा जाता है, इन्हें कवि सम्राट कहा जाता है। इनकी रचना 1914 में, जिस समय प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था। क्या हो रहा था? प्रथम विश्व युद्ध। इससे याद रखिएगा प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? 1914 में। उसी टाइम रचा गया था प्रिय प्रवास। यह खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। इसमें कुल 17 सर्ग है। इसे मंगल प्रसाद पारितोषिक प्राप्त हुआ है। मंगल प्रसाद पारितोषिक एक पुरस्कार है, इसे प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है वैदेही वनवास, जिसकी रचना 1940 ईस्वी में हुई थी। इसमें टोटल 18 सर्ग हैं और यह भी एक महाकाव्य है फ्रेंड्स। अगला है परिजात, जिसकी रचना 1937 में हुई थी। यह भी एक महाकाव्य है। रस कलश 1931 ईस्वी में रचा गया। यह एक रीति ग्रंथ शैली में रचित है, रचना है जिसमें रस का निरूपण है। चुभते चौपदे या चोखे चौपते, ये बोलचाल की खड़ी बोली में लिखित रचना है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का। प्रेम प्रपंच और कृष्ण शतक, कृष्ण को राधा से प्रेम था तो उससे आप प्रेम प्रपंच और कृष्ण शतक दोनों याद रख सकते हैं। नेक्स्ट कवि हैं वो हैं श्रीधर पाठक। श्रीधर पाठक, इन्हें स्वच्छंदतावाद का प्रवर्तक माना जाता है। एक धारा चली थी स्वच्छंदतावाद, उसके प्रवर्तक हैं श्रीधर पाठक। ये खड़ी बोली के प्रबल समर्थक थे। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं फ्रेंड्स एकांतवासी योगी, जो कि गोल्ड मेडलिस्ट की रचना है। हर्मिट का खड़ी बोली में अनुवाद किया गया है। कौन सा? एकांतवासी योगी। दूसरा था शांत पथिक, इसे भी गोल्ड स्मिथ की रचना है। द ट्रेवलर का हिंदी अनुवाद है, यानी ये दोनों जो है अनुवादित रचना है। उज्जर गांव, ये भी गोल्ड स्मिथ की रचना। द डेजर्ट विलेज का हिंदी अनुवाद है। तो ये तीनों जो है एकांतवासी योगी, शांत पथिक और उज्जर गांव, ये तीनों गोल्ड स्मिथ की जो रचना है उसका अनुवाद किया गया हिंदी में है। कश्मीर कुसुम, यह 1894 ईस्वी में रचित एक प्रकृति चित्रण की दृष्टि से लिखा गया रचना है। नेक्स्ट है जगत सच्चाई सार, जो 1887 ईस्वी में लिखा गया था। श्रीधर पराग, ये गोल्ड स्मिथ के डेजर्ट विलेज का हिंदी अनुवाद है। और अगले कवि थे फ्रेंड्स राम नरेश त्रिपाठी। ये स्वच्छंदतावादी और प्रकृति प्रेमी कवि थे। इन्हें ग्राम गीतों का संकलन भी किया था। इन्होंने गांव में गाए जाने वाले गीतों का संकलन भी किया था। इनकी प्रमुख रचनाएं जो थी फ्रेंड्स था मिलन, पथिक, स्वप्न और मानसी। मिलन 1917 में, यह एक खंड काव्य है। पथिक 1920 में, यह भी एक खंड काव्य है। स्वप्न जो है 1929 में, यह भी एक खंड काव्य है। मानसी 1927 में, यह स्फुट छोटी कविताओं का संग्रह है।
और कविता कौमुदी एक संपादित रचना है। अगले जो कवि आए वो थे नाथूराम शर्मा शंकर। इनका परिचय है कि कविता कामिनी कांत और साहित्य सुधाकर इनकी उपाधियां प्राप्त थी। इनकी कविताओं में व्यंग और सुधारवाद की प्रबलता देखी जाती है फ्रेंड्स। इनकी रचनाएं जो थी वो थी फ्रेंड्स अनुराग रतन जो 1907 में रचा गया था, शंकर सर्वस्व, शंकर सरोज, गर्भरंडा रहस्य यानी विधवाओं की दुर्दशा पर किया गया एक व्यंग है, और दो बैलों की कथा नहीं फ्रेंड्स, दो बालकों की कथा। गया प्रसाद स्नेही, अगले जो कवि थे वो थे गया प्रसाद स्नेही। ये त्रिशूल उपनाम से राष्ट्रीयता से ओतप्रोत कविताएं लिखते हैं। इनकी जो रचनाएं थी फ्रेंड्स वो है कृषक क्रंदन, प्रेम पचीसी, राष्ट्रीय बीना, त्रिशूल तरंग और कुसुम। इन सब कविताओं का हम शॉर्ट्स आपको प्रोवाइड कराएंगे शॉर्ट्स के माध्यम से। जगन्नाथ प्रसाद रत्नाकर, इनका परिचय था फ्रेंड्स, यदि वे ब्रज भाषा के श्रेष्ठ कवि थे और उनका झुकाव रीति परंपरा की ओर था, फिर भी उनकी साहित्यिक जीवन द्विवेदी युग के दौरान ही रहा। ऐसे तो ये रीति परंपरा में लिखने वाले यानी सुर लय छंद रस अलंकार से बंधा हुआ ग्रंथ लिखने वाले कवि थे, लेकिन जो इनकी साहित्यिक जीवन जो था वो द्विवेदी युग में था। रत्नाकर जी की को जाकी उपनाम से जाना जाता है। अब जाकी उपनाम से किसे जाना जाता है? जक्की। तो फ्रेंड्स रत्नाकर, जगन्नाथ दास रत्नाकर को जाना जाता है। इनकी प्रमुख रचनाएं जो थी फ्रेंड्स वो थी उद्धव शतक 1929 ईस्वी में। ये भ्रमर गीत परंपरा का अत्यंत उत्कृष्ट और प्रौढ़ काव्य था। गंगा अवतरण, कल काशी, विष्णु लहरी और श्रृंगार लहरी। अब देखेंगे हम द्विवेदी युग की अन्य महत्वपूर्ण रचनाएं जो परीक्षा में पूछी जाती है। उसमें थे फ्रेंड्स ये अन्य रचनाएं हो गए, वो प्रमुख कवि थे और भी कवि जो द्विवेदी युग में लिखे, जैसे सियाराम शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त के भाई थे, और मौर्य विजय इनकी रचना है 1914 में लिखा गया, अनाथ 1917 में, अपाथे जो है 1933 ईस्वी में, मृणालिनी जो है 1936 ईस्वी में। वहीं बाल कृष्ण शर्मा नवीन की बात करें तो उनकी रचना थी उर्मिला, प्राणपर्ण और कुमकुम। सुभद्रा कुमारी चौहान को कौन नहीं जानता। इनकी रचना जो है खूब लड़ी मर्दानी मत झांसी वाली रानी थी, बुढ़े भारत में आई फिर से नई जवानी थी, मुकुल और त्रिधारा। माखनलाल चतुर्वेदी जिन्हें दूसरा राष्ट्रीय कवि की संज्ञा दी जाती है। हिम किरीटनी, हिम तरंगिनी और पुष्प की अभिलाषा, चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला के बिन प्यारी को ललचाऊं। द्विवेदी युग की भाषा शैली क्या थी? तो फ्रेंड्स इसकी भाषा शैली थी द्विवेदी युग की खड़ी बोली को काव्य की भाषा के रूप में स्थापित करने के लिए अनेक प्रयास किए गए। इस युग की भाषा और शैली के मुख्य बिंदु निम्नलिखित है। खड़ी बोली का मानकीकरण हुआ। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका के माध्यम से व्याकरण के नियमों को कठोरता से लागू किया, यानी वो कवियों की रचनाओं को बार बार व्याकरण की दृष्टि से गलत कह करके लौटा दिया करते थे। कवि और कविता की भाषा जैसे निबंध लिखकर खड़ी बोली को परिमार्जित किया गया। शैली की बात करें तो इस युग की प्रमुख रूप से वर्णनात्मक और इतिवृत्तात्मक शैली का प्रयोग किया गया था। प्रबंध काव्यों के लिए उपयुक्त शैली जो थी वो थी वर्णनात्मक शैली। शब्द का चयन की बात किया जाए तो संस्कृत के तत्सम शब्दों के साथ साथ बोलचाल के तद्भव देशज शब्दों का भी सुंदर समन्वय देखने को मिलता है। भारतेंदु युग और द्विवेदी युग का तुलनात्मक अध्ययन, यदि आप लोग भारतेंदु युग नहीं पढ़े हैं तो हमने उसका वीडियो डाल रखा है, आप जाकर के देख लीजिएगा, वहां से उसको देख लीजिएगा। फिर हम लोग इसका नेक्स्ट वीडियो में करेंगे फ्रेंड्स। अब परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी तथ्य जो है हम वो देख लेंगे। राष्ट्र कवि की उपाधि किसे मिली थी? तो राष्ट्र कवि की उपाधि जो है फ्रेंड्स मैथिली शरण गुप्त को दी गई थी। उन्होंने राष्ट्रपति की उपाधि महात्मा गांधी ने मैथिली शरण गुप्त को दिया था क्योंकि उनकी रचना थी भारत भारती। उसी से प्रसन्न होकर के उन्होंने राष्ट्र कवि की उपाधि दी थी। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य,
अयोध्या सिंह उपाध्याय द्वारा लिखा गया प्रिय प्रवास का प्रथम विश्व युद्ध के समय 1914 ईस्वी में। साकेत महाकाव्य में कुल 12 सर्ग हैं और इसका 9वां सर्ग में उर्मिला के विरह का वर्णन है। हिंदी साहित्य का अद्वितीय माना जाता है इसे। स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक कौन है? श्रीधर पाठक। ये सब कुछ हम लोगों ने इस वीडियो में देख लिया है। यदि अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले फ्रेंड्स। सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन जो है फ्रेंड्स 1900 ईस्वी में चिंतामणि घोष द्वारा इंडियन प्रेस प्रयागराज से शुरू किया गया था। उसमें 1903 में महावीर प्रसाद द्विवेदी जो थे इसके संपादक बने थे। उर्मिला की उपेक्षा आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित प्रसिद्ध लेख कवियों को उर्मिला विषयक उदासीनता ने ही मैथिली शरण गुप्त के साकेत लिखने की प्रेरणा दी। एक निबंध था कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता। इस निबंध से प्रेरित होकर के मैथिली शरण गुप्त ने साकेत नामक साकेत का निर्माण मतलब रचना किया था। भारत भारती का प्रभाव 1912 ईस्वी में प्रकाशित इस रचना के बाद गुप्त जी को राष्ट्रीय कवि के रूप में पहचान मिली। इन्हें स्वदेशी विदेशी शासक के दंश और भारत की महान संस्कृति का वर्णन किया गया। निष्कर्ष के तौर पर हम कह सकते हैं कि द्विवेदी युग हिंदी साहित्य के लिए एक संक्रमण का निर्माण काल था। इस युग में हिंदी को उसकी बोलचाल की भाषा के रूप में नई पहचान मिली और कवियों को केवल श्रृंगार से निकलकर समाज सुधार और राष्ट्र निर्माण के मार्ग की ओर प्रशस्त किया। खड़ी बोली का जो सुदृढ़ आधार द्विवेदी युग में बना उसी के ऊपर छायावादी कवियों जैसे प्रसाद निराला, पंत और महादेवी वर्मा ने अपनी भावात्मक इमारत खड़ा की। तो छायावाद की उपज कहाँ से हुआ? छायावाद की नींव कहाँ पड़ी? तो द्विवेदी युग के बाद पड़ी। द्विवेदी युग से प्रेरित होकर के छायावाद की नींव पड़ी। आई होप द्विवेदी युग की भाषा शैली, द्विवेदी युग के कवि और द्विवेदी युग की रचनाएं आपको समझ में आ गई होगी फ्रेंड्स। अब इससे बनने वाला क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। यदि अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट कर सकते हैं। इसका पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे कमेंट में मुझे पीडीएफ चाहिए लिखिएगा तो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगी हमारे टेलीग्राम चैनल पे। तब तक के लिए फ्रेंड्स थैंक यू। लाइक शेयर कमेंट एंड